नमस्कार, स्वागत है सभी का एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज का विषय हमारा बहुप्रतीक्षित विषय है, जो गवर्नमेंट ने एक नया एग्जाम लागू किया है जिसको हम CET के नाम से जानते हैं। आज हमारा वही विषय है। आज हम जानेंगे यह एग्जाम कौन सी संस्था कराएगी, इस एग्जाम के क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हैं, और इस एग्ज़ाम के द्वारा हम कौन कौन सी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, और हमें इस एग्ज़ाम को क्रॉस करने के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस प्रकार की हमारी तैयारी होनी चाहिए। आज इस विषय पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे और हम देखेंगे किस प्रकार से हम लोग अपने जीवन को, अपने जॉब पाने के उद्देश्य को सफल बना पाते हैं। तो चलिए आज हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि यह CET क्या है। तो सबसे पहले तो जो वर्तमान गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी पॉलिसी पूरे देश में चल रही है और वह पॉलिसी है वन नेशन वन पॉलिसी, अर्थात एक देश एक विधान। इनका मानना है कि पूरे देश में, समस्त राज्यों में, हर मामले में केवल एक ही विधान, एक ही कानून, एक ही परीक्षा, एक ही टेस्ट, एक ही राशन कार्ड, ये सब होना चाहिए। देखो, इसी के तहत कुछ पहले भी इन्होंने देखो मेडिकल का अलग अलग राज्य लेते थे, इन्होंने पूरा इकट्ठा एक कर दिया। तो और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत से एग्जामों को कंबाइंड किया है और उसको पूरे के पूरे एग्जाम को एक बनाया हुआ है। आधार कार्ड लागू करना पूरे ऑल इंडिया एक जैसा लागू रहेगा। इसके साथ राशन कार्ड ऑल इंडिया सब जगह मान्य होगा। तो उसी प्रकार की, उसी पॉलिसी पर आगे बढ़ते हुए सरकार एक नई एग्जाम की नीति लाई है और इस एग्जाम नीति के तहत, इस नए एग्जाम के तहत उन्होंने सर्वप्रथम 3 बोर्डों को लिया है, जो कि हमारे देश के बहुत बड़े बड़े 3 बोर्ड हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षाएं आयोजित करते हैं जॉब के मामले में, जिसमें रेलवे बोर्ड, SSC बोर्ड और IBPS बोर्ड। ये 3 बोर्ड लिए हैं। इससे बहुत सारे एग्जाम होते हैं और बहुत सारी नौकरियां निकलती हैं। तो सबसे पहले इन 3 बोर्ड को सरकार ने एक टेस्ट के अंतर्गत लाने का प्रयास किया है, जो ट्रायल है। अगर ये प्रयास सफल होता है तो गवर्नमेंट इसके बाद इसको और विस्तृत तरीके से लागू करने की कोशिश करेगी और अच्छा करेगी। अब बात आती है कि अभ्यर्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए इस नीति से फायदा होगा या नुकसान होगा। तो देखिए, ज़्यादातर इस नीति से, इस नए तरीके के टेस्ट से ज़्यादातर अभ्यर्थियों को फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा होगा कि उनके पैसे की बचत होगी, दूसरा उनके समय की बचत होगी। देखिए क्या क्या बचत होने वाली है। पैसा बचेगा, समय बचेगा। क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने एक जो नीति रखी है उसके तहत उन्होंने बोला है कि हर जिले में एक सेंटर होगा। हर जिले में सेंटर। इससे क्या होगा? अभ्यर्थी को बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। ये फायदे गिना रहे। पहले हर जो भी एग्जाम होता था SSC में, चाहे तुम्हारा MTS हो या CHSL कमांड हाई सेकेंडरी लेवल हो, या CGL लेवल हो, या आपका CPO हो, तो जो भी एग्जाम निकलते थे, जो भी टेस्ट बच्चे देते थे, उन सब में उसको बार बार फॉर्म अप्लाई करना पड़ता था, तो बार बार उसकी फीस लग रही थी। लेकिन ये तब है जब यही फीस वो मान कर लें, नई फीस कोई दोबारा से ना लगाए। यदि उन्होंने नई फीस लगाई, इस टेस्ट को पास करने के बाद भी अलग से फीस ली, तो फिर बच्चों का फीस के मामले में कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उनको एग्ज़ाम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में देने को मिल जाएगा, जिससे बहुत बड़ी लंबी ट्रैवलिंग से वह बच जाएगा। इसके भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। देखिए, ये बैंक के एग्ज़ाम होते हैं। अगर इसको कोई अगर नहीं जानता तो जाने कि ये बैंक होते हैं। इसमें SBI,
SBI क्लर्क, PO और क्लर्क, फिर IBPS PO क्लर्क, इसके अलावा SO मतलब स्पेशल ऑफिसर की भी भर्ती होती है, LIC के भी इसी के अंतर्गत टेस्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं और बहुत सारी जॉब निकलती है। तीसरा बोर्ड हमारा रेलवे बोर्ड है, इसमें भी TC, स्टेशन मास्टर, टेक्नीशियन, जाने कितने सारे इसके अंदर भी पद आते हैं और यहाँ भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ भी निकलती है, यहाँ भी निकलती है, यहाँ भी निकलती है। इन सभी वैकेंसीज को एक बोर्ड के तहत लाने का गवर्नमेंट ने फैसला लिया और उसके तहत उन्होंने एक नया टेस्ट लेने के लिए बोला है और टेस्ट का नाम है CET अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब वैसा ही है जैसा कि पहले पढ़ते रहे हैं TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा। यहाँ पर उन्होंने नाम रखा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब संयुक्त कॉमन रूप से पात्रता परीक्षा, हिंदी में कहेंगे तो कॉमन पात्रता परीक्षा, ये नाम है इसका। किस चीज का कॉमन क्यों नाम रखा? भाई कॉमन इसलिए कि वो भाई कॉमन रेलवे के लिए वैलिड है, SSC के लिए वैलिड है, IBPS के लिए भी वैलिड है, इसलिए इसको कॉमन नाम रख दिया गया। जैसे CET 2 बार होता है साल में, ये भी साल में वर्ष में 2 बार होगा, 6-6 महीने के अंतराल में इसकी परीक्षाएं होंगी। CTET की वैलिडिटी 7 वर्ष होती है, TET की वैलिडिटी 5 वर्ष होती है। इसकी वैलिडिटी जो रखी है उन्होंने वो कितनी 3 वर्ष तक मान्य, 3 वर्ष इसकी मान्यता रहेगी। और इस टेस्ट के आयोजन की जिम्मेवारी सौंपी गई है NRA को, मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, इसको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो देखिए ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्लान है और इसको अगर गवर्नमेंट लागू करने में सफल हो गई तो विद्यार्थियों का भी फैसला है और गवर्नमेंट का भी फायदा है, दोनों का फायदा है। गवर्नमेंट का ये फायदा है कि उसको बार बार टेस्ट नहीं लेने होंगे, बार बार उसको अभ्यर्थियों को नहीं दौड़ाना पड़ेगा और उसको पहले से पता रहेगा कि इतने बच्चे मेरे CET पास हैं, इनको मैं उठा के किसी भी जॉब के लिए बुला सकते हैं। ये बात हो गई थी। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी CET पास विद्यार्थियों को जॉब दी जा सकती है। इसके साथ साथ राज्य सरकार भी CET पास विद्यार्थी को अपने यहाँ जॉब दे सकते हैं, या कोई वैकेंसी निकाली तो उसमें उसने बोल दिया कि देखिए CET पास वाले, इस मेरिट वाले लोग मेरे यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो इस प्रकार से इसका बंटवारा था। दूसरी चीज CET की हर जिले में सेंटर रहेगा, इस पर भी चर्चा हो गई। बार बार फॉर्म नहीं डालने होंगे और जितने भी ये बोर्ड हैं इनके जितने भी प्री एग्जाम होते थे, मतलब टीयर 1 के जितने एग्जाम होते थे सभी के वो खत्म हो जाएंगे और उसकी जगह लेगा CET। मतलब जो हमारी प्री की जो बार बार की झंझट होती थी वो खत्म हो गई। अगर पहले क्या होता था, व्यक्ति ने SSC का CGL का प्री निकाल लिया, CPU का प्री अलग से निकालेगा, जब वो CGL मेंस देगा CPU का निकालेगा तो CPU मेंस देगा, और ऐसे SBI PO का निकाला तो उसका मेंस देगा, क्लर्क का निकाला तो उसका मेंस देगा। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया होते थे और लड़का कई बार वह क्या करता था, हर बार टीयर 1 का एग्जाम देता था, फिर मेंस दे पाता था। कई एग्जाम होते थे, साल भर इसी में घूमता रहता था। दूसरी बात, अगर वह किसी प्रकार से मेंस नहीं निकाल पाता था, जब वह मेंस नहीं निकाल पाता था तो उसके सामने एक समस्या हो जाती थी कि वह फिर से वहीं पहुंच जाता था, मतलब फिर वह प्री देगा, फिर प्री पास करेगा, फिर मेंस देगा। अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब वह एक बार CET पास कर लेगा
तो ऐसी स्थिति में 3 वर्ष के अंतराल में जितने भी मेंस के लिए एग्जाम आएंगे वो सभी के सभी दे सकता है। इसके लिए उसे बार बार CET पास करने की जरूरत नहीं होगी। फिर आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि सर कुछ जॉब हाई स्कूल लेवल पे आती हैं, कुछ इंटर लेवल पे आती है, कुछ ग्रेजुएशन लेवल पे आती हैं, तो क्या CET एक ही होगा? तो बिल्कुल एक नहीं होगा। CET भी 3 फॉर्मेट में होगा, 10th बेस्ड पे, 12th पर भी होगा और स्नातक का भी होगा। मतलब 3 परीक्षाएं होंगी, 10वीं की, 12वीं की और स्नातक की। जिन बच्चों को हाई स्कूल लेवल की कोई जॉब में जाना है उनको 10वीं लेवल की CET पास करना अनिवार्य है, इसका प्रमाण पत्र उनके पास होनी चाहिए। जिनको 12th बेस का एग्जाम पास करना है, 12th बेस के नौकरी में जाना है, उसको 12th की CET पास होना चाहिए। और जिनको CGL, CPO इस प्रकार के एग्जाम देने हैं तो उसको स्नातक की CET पास होना चाहिए। फिर कुछ बच्चों के मन में एक प्रश्न होगा कि यदि हमने स्नातक की CET पास कर ली तब हमारी हाई स्कूल और इंटर लेवल पे तो वैसे ही मान होनी चाहिए वो, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। जिस प्रकार से जब हम CTET को पास करते हैं और CTET में अगर आप प्राइमरी लेवल का पास हैं तो प्राइमरी सेक्टर में ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप जूनियर लेवल का CTET पास हैं तो आप जूनियर लेवल पर ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप जूनियर लेवल का पास हैं, प्राइमरी का नहीं पास हैं, तो आप प्राइमरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल आप जूनियर में ही अप्लाई कर सकते हैं। यही नियम यहाँ लागू होगा। अगर कोई बंदा 12th लेवल की CET पास है, 10th की नहीं है, तो वह केवल 12th लेवल के एग्जामों को ही दे सकता है, उसी में अप्लाई कर सकता है। वह हाई स्कूल या स्नातक वाले सेक्टर में अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये भी आपको अपनी शंका दूर कर लेनी चाहिए। और जब ये सारे के सारे एग्जाम, देखिए फिर मन में होगा कि इसका सिलेबस अलग होता है, इसका अलग होता है, रेलवे का अलग होता है, तो ये आखिर सिलेबस क्या रखेंगे, कठिनाई स्तर क्या रहेगा? तो ये एक सामान्य टेस्ट है, एक पात्रता परीक्षा है, एक पहला छन्ना है। इसमें ऐसा छन्ना लगाया जाएगा जिसमें थोड़ी सी भी योग्यता है या थोड़ा भी कॉन्फिडेंस, अच्छी तैयारी है, तो वो है सब के सब इसके पार जाएंगे, जिससे कि इन सब एग्जाम लेने वालों के लिए मटेरियल उपलब्ध हो, इन लोगों के लिए बहुत सारे स्टूडेंट उपलब्ध हों। इसके बाद यह Tier 2 अपना अपना लेंगे, ये तीनों बोर्ड बरकरार रहेंगे। ये अपना Tier 2 लेगा, अपने लेवल के सवाल पूछेगा, ये अपने लेवल के सवाल पूछेगा। सबके पूछने का अलग अलग तरीका है। जैसे रेलवे में अभी साइंस का बोलबाला चल रहा था, साइंस बहुत अच्छी पूछी गई। SSC में GS बहुत अच्छा पूछ लेता है, कभी कभी SSC में आपका मैथ बहुत अच्छा पूछता है, इंग्लिश भी बहुत अच्छा होता है। बैंक में भी इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल का पूछता है, मैथ भी अच्छे लेवल का पूछता है। तो ये सभी के सभी अपने खुद के एग्जाम लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। ये Tier 2 ले सकते हैं, Tier 3 भी ले सकते हैं, इंटरव्यूज भी ले सकते हैं, मतलब अपने सारे एग्जाम लेने के लिए ये स्वतंत्र हैं। जिस प्रकार से CTET को राज्य मान्यता देते हैं, इसी प्रकार से CET को भी राज्य मान्यता दे सकते हैं अपने यहाँ की जॉब के लिए। अब बात करते हैं कि ये किस दायरे में आते हैं। तो देखो, थोड़ा सा जब मैथ पढ़ी हो आप लोगों ने तो कई बार वेन आरेख पढ़ा है। वेन आरेख में मतलब ऐसा मान सकते हैं कि जो रेलवे है, रेलवे का जो दायरा होता है, रेलवे का जो सिलेबस होता है, वो पूरा का पूरा लगभग SSC के अंदर आ जाता है। मतलब SSC और रेलवे में SSC बड़ा हो गया, रेलवे उससे छोटा एग्जाम होता है। अर्थात अगर SSC की तैयारी ठीक से है तो रेलवे भी निकल जाता है। दूसरी बात, थोड़ा सा हिंदी का मैटर रेलवे में आता है, हिंदी पूछी जाती है, तो वहाँ पे लड़के अपने आप थोड़ा सा हिंदी के लिए प्रिपेयर रहेंगे और ये अपने एग्जामों में पहले की तरह हिंदी पूछेगा। ये जो SSC है अपने एग्जामों में पहले की तरह इंग्लिश पूछेगा, लेकिन Tier 1 के बाद। बैंक है, बैंक थोड़ा सा क्राइटेरिया ऐसा मान लो, मतलब कुछ चीज़ें SSC से कॉमन होती हैं और कुछ चीज़ें SSC से अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि बैंक, भाई बैंक में बात होती है कैलकुलेशन की, और अच्छी
वाक्यपटुता की, तो ये इंग्लिश पे बहुत जोर देते हैं और मैथ पे भी बहुत जोर देते हैं अपनी कैलकुलेशन वाले। भाई मैथ पूछने का तरीका एसएससी का और बैंक का बिल्कुल अलग होता है। एसएससी अलग टाइप का मैथ पूछता है, बैंक उससे थोड़ा सा अलग लेवल की मैथ पूछता है। तो ये तो जब क्लास में पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि किस किस प्रकार की मैथ कहाँ पूछता है, वो क्लास में बताया जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आखिर जो हमारा एग्जाम है इसका पैटर्न क्या रहेगा, कैसा पूछा जाएगा। तो देखिए इसका पैटर्न ऐसा रहेगा कि ना ये नाराज हो ना ये लोग नाराज हो, मतलब थोड़ा थोड़ा सबको खुशी हो और थोड़ा थोड़ा सबको गम हो, थोड़ी सी खुशी थोड़ा सा गम। और इसी प्रकार ये लोग भी चाहते हैं कि बच्चा एक मजे में रहे, अपनी स्वच्छंदता से रहे और कोई ज़्यादा नाराज ना हो, किसी को ये ना लगे कि भाई मेरा तो सब छीन लिया, सब दूसरे के फेवर में ज़्यादा है, मैं कैसे कर पाऊंगा। बैंक वाला बोला, ये एसएससी वाला बोला, अरे वो तो सब बैंक वालों के फेवर में कर दिए। तो इनका ऐसा दायरा रहेगा कि ये ऐसी कोशिश करेंगे कि सब कुछ इनके पक्ष में ना हो, सबके पक्ष में हो, मिला जुला हो और टेस्ट का जो लेवल हो वो मीडियम लेवल का हो, क्योंकि यहाँ पे उन्हें नौकरी नहीं देनी है इस टेस्ट से एक क्राइटेरिया डिसाइड करना है, इसके बाद वह नौकरी आगे देंगे। तो जो इसका लेवल है वो मीडियम लेवल रहने वाला है। विषय की बात होती है, हालांकि अभी गवर्नमेंट ने इसका डिसीजन नहीं लिया कि सिलेबस क्या रहेगा, लेकिन अपने अपने अनुमान के तहत अगर विषय की बात करेंगे तो देखिए हाई स्कूल और इंटर लेवल की जहाँ तक बात करेंगे तो इसमें मेरा मानना है कि मैथ, रीजनिंग, जीएस जनरल स्टडी और आपका इंग्लिश प्लस हिंदी ये रहने वाला है। कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश रहेगा, लेकिन मेरा मानना है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 50-50 नंबर का रखते हैं तो इसको दोनों को 25-25 नंबर में रख सकते हैं, दोनों के 25-25 प्रश्न रख सकते हैं और दोनों के सामान्य लेवल के प्रश्न रखेंगे, जिससे कि सामान्य जानकारी सबको बनी रहे। तो ये दोनों आ जाएंगे। तीसरी चीज जो ग्रेजुएशन लेवल का है, स्नातक लेवल का, इसमें मैथ 50, रीजनिंग 50 और जीएस 50 और इंग्लिश 50। यहाँ पे हो सकता है हिंदी को छोड़ दें, या यहाँ हो सकता है हिंदी और इंग्लिश को ऑप्शनल कर दें कि आपको अगर हिंदी वाले एग्जाम देने हैं तो आप हिंदी से पास कर लो, इंग्लिश वाले देने हैं तो आप इंग्लिश से पास कर लो। लेकिन ज़्यादातर चांस है कि यहाँ पे हिंदी ना रहे, केवल इंग्लिश रहे, क्योंकि जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे एसएससी और बैंक जो एग्ज़ाम लेता है उनमें इंग्लिश कंपलसरी रहती है, इसलिए ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश कंपलसरी हो सकती है। जो इस एग्ज़ाम के लागू होने से बहुत से बच्चे टेस्ट देंगे, बहुत से ऐसे वंचित बच्चे भी टेस्ट देने में सक्षम हो जाएंगे जो बहुत दूर टेस्ट देने नहीं जा पाते थे। उनको जब ज़िले में टेस्ट देने को मिलेगा तो वह सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर लेंगे, सभी लोग मेहनत कर लेंगे और जब उनका एक लेवल सीईटी क्लियर हो जाएगा तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, वे तैयारी भी करेंगे और निश्चित है कि किसी न किसी क्षेत्र में जॉब भी पाएंगे। और जब वो जॉब पाएंगे तो खुश भी होंगे। और फिर सबको ही जानता है भाई जॉब की एक अपनी जॉब के लिए तो सब पापड़ बेलते हैं, पढ़ते भी उसी के लिए हैं, मेहनत भी उसी के लिए करते हैं। तो अगर आप लोग देखिए कोई भ्रम है, कोई इससे संबंधित प्रश्न हो कि कोई चीज़ समझ में ना आ रही है, इस एग्जाम ये बार बार आपको जो भ्रम पैदा कर रहा है, कुछ बच्चों की समस्याएं थी, एक दो बच्चों ने मुझसे पूछा भी था कि सीईटी क्या है, तो मुझे लगा कुछ पूछ रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो नहीं पूछते, संकोच में हैं। भाई ऐसे बच्चे भी हैं जो कभी एक कमेंट भी नहीं करते, कभी वीडियो लाइक भी करना पसंद नहीं करते, अरे क्या मैं कैसे करूँ, हाथ वो वही झंझट उनका पहले से है। क्लास में भी कभी नहीं बोलते, ऑनलाइन है कोई देख भी ना तब भी नहीं बोलते हैं, मतलब आत्मा दबी हुई है। अगर आप लोग इतनी दबी हुई आत्मा के रहेंगे, इतना परेशान रहेंगे, तो अगर कभी इंटरव्यू में जाना पड़ेगा तो फिर आप लोगों का अच्छा नहीं होने वाला। तो इसलिए प्यारे बच्चों बोलना सीखिए, अपनी समस्या को रखना सीखिए और बातचीत करिए। अगर इस विषय में, इस टेस्ट के विषय में कोई कंफ्यूजन हो, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें,
वीडियो को अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और निश्चित ही अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। और देखिए, एसके क्लासेस का जहाँ तक सवाल है, आप लोगों को हम कई वर्ष से टीईटी की तैयारी करा रहे हैं। जब टीईटी की तैयारी कराते हैं हम लोग तो गारंटी देते हैं कि 99% आपका टेस्ट निकलेगा। हर बार रिजल्ट भी हमारा 92% से ऊपर ही जाता है, 92-95 के बीच में रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को गारंटी, मेरी क्लास हमारी गारंटी देती है कि आप लोग टीईटी पास होंगे, तो आप हो भी जाते हो। मैं उसी प्रकार से इसके लिए भी आपको एक वादा करता हूं कि जिस दिन से ये सीईटी लागू होगा उस दिन से एसके क्लासेस आपके साथ मेहनत करेगा और हर हाल में 100% आपको सीईटी का एग्जाम पास करवाएगा। बस आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। एक बात और अंत में, अभी कि ये आखिर टेस्ट लागू कब होगा, एक मन में शंका है। कुछ बच्चों का ये प्रश्न हो सकता है कि सर जो फॉर्म डल गए हैं क्या उनमें ये लागू होगा। तो प्यारे बच्चों, 2019 का जो एसएससी आदि के जितने फॉर्म डल गए हैं वो अपने सभी के सभी एग्जाम पुराने पैटर्न में, पुराने तरीके से ही होगा। जो 2020 का एसएससी आएगा उसमें उसका जो एग्जाम 2021 में होगा, तो हम कह सकते हैं कि 2021 से ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा। तो पहले तो जिनके अभी एग्जाम पड़े हुए हैं वो पूरे तन्मयता से तैयारी करो, ताकि 2021 में इस सीईटी का आपको सामना ही ना करना पड़े, इसके पहले ही आप लोग जॉब करने लगो। और यदि आपका रह गया तो भाई फिर तो वही है, सीईटी है, और सीईटी है तो एसके क्लासेस है, आइए स्वागत है, ठीक है। और फिर बाकी आप लोग समझदार हैं, वहाँ आएंगे तो तैयारी भी होगी, मेहनत भी होगी और सिलेक्शन भी आपका पक्के से हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा, एक और बात कि ये किस कौन सी जॉब देगा, तो जितना बी और सी ग्रेड की जॉब है उन सब में ये लागू होगा। ए ग्रेड में ये लागू नहीं होगा, ए ग्रेड पहले की तरह ही रहेंगी। तो अगर बच्चों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट कर दें, अपने मित्रों को चैनल शेयर कर दें। और आपके लिए खुशखबरी है कि पवन सर आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेके आ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास आपकी रीजनिंग की मिलेगी। और मैं भी आप लोगों के साथ मैथ और बढ़िया तरीके से लेके आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मैथ को समझने की कोशिश करो। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करो, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपके लिए नए वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मेहनत करो आप लोग बस। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।